एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करते हैं जहां एक हॉस्पिटल के रूम में हार्ट मॉनिटर एकदम फ्लैट लाइन हो चुका है। एक सीधी लाइन और वो कंटिन्यूस बीप की आवाज। सही। बायोलॉजिकली और टेक्निकली देखा जाए तो उस बेड पर लेटा हुआ इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब दिमाग में ब्लड फ्लो 0 हो चुका है। बिल्कुल 0। पर क्या हो अगर ठीक उसी सेकंड उस इंसान का दिमाग एक ऐसी रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहा हो जो हमारी आम जिंदगी से भी ज्यादा रियल और ब्राइट हो? ये वाकई बहुत डीप सवाल है ना? तो इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे मिस्ट्री को अनपैक करने वाले हैं जिसका डर हम सबके अंदर कहीं ना कहीं बैठा है। हम मौत की यानी डेथ की बात कर रहे हैं। पर किसी डरावनी कहानी की तरह नहीं देखेंगे इसे। बिल्कुल नहीं। हम रियल आईसीयू मेडिकल डेटा, माइंड बेंडिंग वैज्ञानिक प्रयोग और उन लोगों के वेरीफाइड केसेस के जरिए इसे समझेंगे जो लिटरली उस पार जाकर वापस आए हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों के दृष्टिकोण देखेंगे ताकि इस विषय के आसपास जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो सकें। सही बात है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मौत को समझना एक ऐसे अनजान सफर पर निकलने जैसा है जहां सबको जाना तो है पर उस रास्ते का नक्शा किसी के पास नहीं है। और उस नक्शे को समझने की सबसे पहली शर्त यह है कि हमें अपना सबसे बेसिक अजम्पशन बदलना होगा। कैसा अजम्पशन? देखिए, हम मूवीज देखकर ये सोचते हैं कि मौत एक स्विच की तरह है। एक सेकंड लाइट ऑन है, अगले सेकंड ऑफ। हाँ, इंसान जिंदा था और अचानक से सब खत्म। हमारे पास इस चर्चा के लिए है, वो दिखाता है कि आखिरी 24 घंटों में व्यक्ति फिजिकली और मेंटली इस बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होने लगता है। सही कहा। नींद बहुत ज्यादा आती है और ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त का संचार हार्ट से दूर होकर सिर्फ वाइटल ऑर्गन्स तक सिमटने लगता है। यही वजह है कि आखिरी वक्त में हाथ और पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। बिल्कुल, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और स्किन थोड़ी पेल या ब्लूइश दिखने लगती है। पर इस फिजिकल शटडाउन में एक बहुत ही अजीब चीज होती है जिसे मेडिकल टर्म्स में चेन स्टोक्स ब्रीदिंग कहते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये देखने वालों के लिए बहुत डरावना होता है। मतलब मरीज एकदम से गहरी सांस लेता है और फिर 10 से 30 सेकंड तक बिल्कुल सांस नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे इंसान बहुत दर्द में तड़प रहा है। देखने में ये वाकई किसी स्ट्रगल जैसा लगता है, पर इसके पीछे का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। असल में हमारा दिमाग का जो लोअर हिस्सा है ना, ब्रेन स्टेम, वो हमारी ऑटोमेटिक ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। अच्छा। वो खून में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मॉनिटर करता है। जब शटडाउन प्रोसेस शुरू होता है तो ये ब्रेन स्टेम अपनी सेंसिटिविटी खोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि कब सांस लेनी है। ओह, तो CO2 का लेवल बहुत बढ़ जाता होगा। सही पकड़ा। लेवल बढ़ जाता है तो ब्रेन स्टेम अचानक पैनिक करके एक गहरी सांस लेता है और फिर वापस शटडाउन मोड में चला जाता है। ये कोई सफरिंग या दर्द नहीं है। ये सच में बहुत बड़ा रिलीफ है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने किसी करीबी को इस स्टेज में देखा है। बिल्कुल, ये सिर्फ शरीर का अपने ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस को एक एक करके बंद करने का तरीका है। इंसान उस वक्त कॉन्शियस दर्द महसूस नहीं कर रहा होता। कमाल की बात है। और जो डेटा इस मिनट बाय मिनट प्रोसेस को ट्रैक करता है वो और भी हैरान करने वाला है। आखिरी 1-2 घंटे बचते हैं तो सेंसेस एक एक करके फेल होती है, पर सुनने की पावर सबसे आखिर में जाती है। हाँ, हियरिंग सबसे लास्ट में जाती है। ऑडिटरी ब्रेन पाथवे सबसे ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। फिर आता है वो आखिरी स्ट्रेच। 0 से 10 सेकंड में क्लिनिकल डेथ होती है। दिल रुक जाता है, ब्रेन में फ्रेश खून जाना बंद और कॉन्शियसनेस कंप्लीटली आउट। उसके बाद 10 सेकंड से 5 मिनट के बीच हाइपोक्सिया सेट इन करता है। ऑक्सीजन की कमी से दिमाग में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्पाइक्स आते हैं और फिर 5 से 10 मिनट के बाद ब्रेन सेल्स एक्चुअल में मरना शुरू करते हैं, जहां मेमोरी और आइडेंटिटी सेंटर्स हमेशा के लिए मिट जाते हैं, यानी बायोलॉजिकल डेथ। सही बात है। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये किसी स्मार्टफोन की बैटरी 1% पर आने जैसा है। अच्छी एनालॉजी है। बैकग्राउंड के हेवी एप्स पहले बंद होते हैं, स्क्रीन की ब्राइटनेस लो हो जाती है ताकि जो थोड़ी बहुत बैटरी बची है वो कोर सिस्टम को जिंदा रख सके। शरीर अपने एनर्जी रिजर्व्स को प्रिजर्व कर रहा है। बिल्कुल। पर मेरा सवाल ये है कि अगर क्लिनिकल डेथ के सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही पेन रिसेप्टर्स और होश बंद हो जाते हैं तो लोग मौत के फिजिकल दर्द से इतना खौफ क्यों खाते हैं? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नेचर ने मौत की इस पूरी प्रक्रिया को इनहेरेंटली पीसफुल डिजाइन किया है। सच में? हाँ, जैसे ही दिमाग को रियलाइज होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो रही है और अब सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, तो दिमाग किसी मैसिव पैनिक अटैक में नहीं जाता। उसके बजाय एक फाइनल सर्वाइवल मैकेनिज्म ट्रिगर होता है। ओह वाओ।
दिमाग एंडोर्फिन्स और पावरफुल पेन रिलीविंग केमिकल से फ्लड हो जाता है। एक तरह से दिमाग खुद को नेचुरली एनेस्थेटाइज कर लेता है। फिजिकल सफरिंग का डर वाकई एक मिसकंसेप्शन है। अब यहाँ पर दिमाग के अंदर जो चल रहा है उसने कंप्लीटली मुझे हिला के रख दिया। मतलब बैटरी डेड हो रही है, स्क्रीन बंद हो रही है, पर उस डिवाइस के अंदर का सॉफ्टवेयर कुछ और ही लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। आप नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हैं? बिल्कुल, यानी एनडीज। जब हम इनकी डीप न्यूरोलॉजी में जाते हैं तो हाइपोक्सिया और उन एंडोर्फिन्स का कॉम्बिनेशन एक अलग ही दुनिया क्रिएट करता है। जो लोग एनडीईज से वापस आए हैं वो टाइम डिस्टॉर्शन की बात करते हैं। सदियां बीतने जैसा एहसास। हाँ, कुछ सेकंड्स का शटडाउन उन्हें ऐसे लगता है जैसे सदियां बीत गई हों, और डिसोसिएशन होता है, अपने ही शरीर से बाहर निकलकर उसे देखना। साइंस इसे ऐसे एक्सप्लेन करता है कि हमारे दिमाग का पैराइटल कॉर्टेक्स और टेम्पोरल लोब हम एक फिजिकल स्पेस और टाइम में एंकर करके रखते हैं। सही। मुझे पता है मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं क्योंकि मेरा दिमाग मुझे बता रहा है जब मौत के वक्त इन हिस्सों का ब्लड फ्लो रुकता है तो इंसान टाइम और फिजिकल बॉडी के बाहर फ्लोट करने जैसा महसूस करता है। ये कितना अजीब है। और यहीं पर डॉक्टर सैन पार्निया जैसी फिगर्स की रिसर्च ग्राउंड ब्रेकिंग साबित होती हैं। उन्होंने उन पेशेंट्स को स्टडी किया जिन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। जहां मॉनिटर पर हार्ट कंप्लीटली फ्लैट है, ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा। एग्जैक्टली। टेक्निकल टर्म्स में वो लाश बन चुके हैं, लेकिन ईईजी मॉनिटर्स ने कैप्चर किया कि दिल रुकने के बाद भी दिमाग में गामा वेव्स का एक मैसिव सर्ज आता है। गामा वेव्स तब आती हैं जब हमारा दिमाग हाइपर फोकस्ड होता है या कोई कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व कर रहा होता है, डीप मेडिटेशन जैसा। तो एक मरते हुए दिमाग में गामा वेव्स का आना ये बताता है कि दिमाग सिर्फ बंद नहीं हो रहा है, वो अपने आखिरी पलों में एक इंटेंस हाइपर रियल स्टेट में एंटर कर रहा है। सही बात है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगी, क्योंकि ये सब सुनने में लॉजिकली एक डाइंग ब्रेन का हैलुसिनेशन लग रहा है। डीएमटी रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो लोग टनल विजन या लाइफ रिव्यू देखेंगे ही ना। ये स्केप्टिज्म आम है, पर एक सेकेंड, पैम रेनल्ड्स के केस ने मुझे सच में पॉज लेने पर मजबूर कर दिया। इनकी एक ऐसी ब्रेन सर्जरी हुई जहां टेक्निकली इनका दिमाग किसी भी चीज को प्रोसेस कर ही नहीं सकता था। हाँ, उनके दिमाग से पूरा ब्लड ड्रेन कर दिया गया था। कंप्लीटली जीरो ब्रेन एक्टिविटी पर थी। और फिर भी सर्जरी के बाद उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया कि सर्जन्स कौन से अजीब से टूल्स यूज कर रहे थे और बैकग्राउंड में कौन सा गाना बज रहा था। ये वाकई हैरान करने वाला है। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज है, ऐसे लोगों का एनडीई रिकॉर्ड हुआ है जो जन्म से अंधे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी विजुअली कुछ देखा ही नहीं। उन्होंने उस स्टेट में टूल्स और कलर्स को परफेक्टली डिस्क्राइब किया। अगर ब्रेन लिटरली शटडाउन है तो एक ब्लाइंड इंसान हैलुसिनेट करके विजुअल्स कैसे बना सकता है? देखिए, इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल उस दीवार को दर्शाता है जहां मटेरियलिस्टिक साइंस आकर रुक जाती है। साइंस का डिफॉल्ट स्टैंड यही है कि ये सब डाइंग ब्रेन का इल्यूजन है। लेकिन हालुसिनेशन या डीएमटी का असर हाईली सब्जेक्टिव होता है। किसी को कुछ दिखेगा, किसी को कुछ। पर एनडीईज में दुनिया के हर कोने से एक यूनिवर्सल पैटर्न निकल कर आता है, जैसे ब्राइट लाइट और शांति। हाँ, ब्राइट लाइट अपने पुराने कर्मों का नॉन जजमेंटल रिव्यू और एक ऐसी प्रोफाउंड शांति जो पहले कभी महसूस नहीं की गई। और जैसा आपने ब्लाइंड पेशेंट्स का जिक्र किया, ये वेरीफाइड डिटेल्स उस थ्योरी को चैलेंज करती हैं कि दिमाग ही चेतना यानी कॉन्शियसनेस पैदा करता है। सही कहा। जो वापस आते हैं वो क्लियरली कहते हैं कि ये सपना नहीं था, ये इस फिजिकल रियलिटी से भी ज्यादा ठोस और रियल था। यही वो एग्जैक्ट बाउंड्री है जहां साइकोलॉजी और बायोलॉजी फेल हो जाती हैं और हम फिलॉसफी और अध्यात्म की टेरिटरी में एंटर करते हैं। मतलब अगर क्लिनिकल डेथ के बाद भी इंसान इतना विविड एक्सपीरियंस ले रहा है तो नेचुरली ये बहस शुरू होती है कि क्या हमारी चेतना दिमाग के मरने के बाद भी एग्जिस्ट कर सकती है? स्पिरिट वर्सेस ब्रेन की डिबेट बहुत पुरानी है। हार्डकोर साइंस कहती है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ न्यूरॉन्स का फंक्शन है। जैसे स्टमक का फंक्शन डाइजेशन है, वैसे ही ब्रेन का फंक्शन कॉन्शियसनेस है। दिमाग गया तो आइडेंटिटी भी गई। सही बात है। पर फिर पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन के केसेस आते हैं जो इन बेसिक साइंटिफिक लॉज को कंप्लीटली हिला देते हैं। और इन सोर्सेस को देखते हुए बिना डॉक्टर इयन स्टीवेंसन और डॉक्टर जिम टकर की रिसर्च के ये चर्चा अधूरी है। उन्होंने कोई हवा में बात नहीं की। करीब 2500 से ज्यादा बच्चों पर लगातार डेकेड्स तक स्टडी की गई। 2500 बच्चे, ये छोटी बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ये आम तौर पर 2 से 6 साल के बच्चे थे जो अपने पिछले जन्म की मेमोरीज को बहुत डिटेल में बता पाते थे। और एक हैरान करने वाली ऑब्जर्वेशन ये थी कि 7-8 साल की उम्र आते आते ये मेमोरीज नेचुरली धुंधली हो जाती थीं। बायोलॉजी के हिसाब से शायद इसलिए क्योंकि उस उम्र में दिमाग में मैसिव सिनेप्टिक प्रूनिंग होती है, पुराने न्यूरल कनेक्शंस डिलीट होते हैं ताकि नए बन सकें। सही है, लेकिन तब तक ये बच्चे अपने पिछले परिवार, उनकी डेथ का कॉज और यहाँ तक कि ऐसे बर्थ मार्क्स लेकर पैदा होते थे जो उनके प्रीवियस लाइफ की चोटों से बिल्कुल मैच करते थे। जैसे मथुरा की शांति देवी का केस। ओह हाँ, 1930s का वो फेमस केस। हाँ, एक छोटी बच्ची जो अचानक अपने पिछले जन्म के पति का नाम, घर का रास्ता और पैसे कहाँ छुपाए थे, ये सब एग्जैक्ट डिटेल्स बताने लगती है। उस जमाने में एक फॉर्मल कमेटी ने इसे वेरीफाई भी किया था और सारी डिटेल्स सच निकली। कमाल की बात है। तो मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर मॉनिटर पर आई वो फ्लैट लाइन सब कुछ खत्म कर देती है, तो 1-2 साल के बच्चे के दिमाग में इतनी सटीक मेमोरीज कहाँ से आ रही हैं? अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये कॉन्शियसनेस के फील्ड का सबसे बड़ा रहस्य है, एक पैराडॉक्स है। मेडिकल साइंस का अपना ठोस एविडेंस है कि अगर आपके दिमाग के फ्रंटल लोब में चोट लग जाए तो आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। हाँ, एक शांत इंसान एग्रेसिव बन सकता है। एग्जैक्टली, इसका मतलब चेतना और पर्सनालिटी फिजिकली दिमाग के अंदर वायर्ड है। पर दूसरी तरफ एनडीईज में ब्रेन एक्टिविटी 0 होने पर कॉन्शियसनेस शार्पेस्ट होती है। और उन बच्चों के वेरीफाइड पास्ट लाइफ केसेस भी हैं। बिल्कुल, इन्हें किसी साइंटिफिक फ्रेमवर्क में अब तक फिट नहीं किया जा सका है। ये टक्कर बताती है कि हमारे से समझने का मॉडल अभी बहुत अधूरा है। और इस अधूरेपन के साथ जीना इंसानी दिमाग के लिए बहुत असहज होता है। हम अनसर्टेनिटी हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए जब साइंस आकर एक दीवार पर रुक जाती है और इसे एक अंत मान लेती है, तब एंशिएंट फिलॉसफीज और स्पिरिचुअलिटी ने इसे एक बदलाव या ट्रांजिशन के रूप में समझाया। जैसे हिंदुइज्म में उपनिषद और गरुड़ा पुराणा इसे डिटेल में बताते हैं। सही कहा। उनके मुताबिक आत्मा यानी आत्मन इस फिजिकल बॉडी को छोड़ती है पर एक सूक्ष्म शरीर रिटेन करती है। वो पूरे ट्रांजिशन पीरियड को 13 दिन का प्रोसेस मानते हैं, जहाँ उस चेतना को उसके पास्ट कर्मों के हिसाब से आगे का रास्ता मिलता है। और वहीं बुद्धिज्म इसे अनाता कॉन्सेप्ट से देखता है। उनका मानना है कि आत्मा जैसा कुछ परमानेंट नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस एक बहती हुई नदी की तरह है, एक स्ट्रीम है। मौत सिर्फ उस नदी का एक मोड़ है और उस मौत और नए जन्म के इंटरमीडिएट फेज को वो लोग बार्डो कहते हैं। ये सारे फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मौत का कॉन्सेप्ट बायोलॉजी से ज्यादा मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की प्रॉब्लम बन चुका है। अगर हम एक जानवर की डेथ को देखें तो फिजिकल लेवल पर पेन रिसेप्टर्स और शटडाउन बिल्कुल इंसानों जैसा ही होता है। सही बात है, दोनों में प्रोसेस सेम है। पर एक बड़ा डिफरेंस है। एक जानवर अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। उसे जब फिजिकली डेथ फेस करनी होती है, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर इवेंट का स्ट्रेस झेलता है। उसके पास ये सोचने का दिमाग नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरी आइडेंटिटी का क्या होगा। ये कंपैरिजन एक्चुअली बहुत गहरा है। एक कुत्ता या बिल्ली सिर्फ एक ही बार मरते हैं जब उनकी फिजिकल हार्ट बीट्स रुकती हैं। बिल्कुल, पर इंसान अपनी इस एडवांस्ड सेल्फ अवेयरनेस के कारण मौत आने से कई साल पहले से ही रोज मरना शुरू कर देता है। एक एग्जिस्टेंशियल ड्रेड बना रहता है। वो फिजिकली हेल्दी है पर अपने माइंड में हर रोज उस इवेंट की रिहर्सल करके एंजाइटी बिल्ड कर रहा है। एग्जैक्टली। और यही वो पॉइंट है जहां हमें समझना चाहिए कि इंसान को मौत के फिजिकल दर्द का डर असल में है ही नहीं। इंसान को डर है अपने सेल्फ के मिट जाने का, अपने हालात और जिंदगी से पूरा कंट्रोल छीन जाने का डर। इंसान मौत के इवेंट से नहीं, मौत के इस बारे और अनजान आइडिया से सफर करता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इस फैक्चुअल नॉलेज और आईसीयू के फैक्ट्स को आज अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो इस नॉलेज का हम क्या करें? मनोविज्ञान ने साफ किया है कि जो द फियर ऑफ द अननोन है या कंट्रोल खोने का डर है, वो बेसिकली एक अधूरी जिंदगी का डर है। लोग मरने से नहीं डरते, लोग बिना पूरी तरह जिए मरने से डरते हैं। ओह वाओ! जो लोग उस एनडीए के एक्सट्रीम मोमेंट से वापस लौटते हैं, उनकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है।
उनके अंदर से किसी दूसरे पर गुस्सा या मटीरियलिज्म पूरी तरह गायब हो जाता है। वो वापस आकर सिर्फ एक चीज की बात करते हैं, मीनिंग और रिलेशनशिप्स। और उस मीनिंग को डेली लाइफ में लाने के लिए हमें किसी डेथ बेड एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी में एक बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है एक्सपोजर। जिस चीज से डर लगता है उसको अवॉइड करने की बजाय उसकी सच्चाई को स्टडी करना। सही बात है। जब लोग मौत के इस रियल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं तो डर अपने आप कम होने लगता है। इसके अलावा लोग डेली एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खुद से पूछ सकते हैं, अगर ये दिन आखिरी होता तो क्या मैं इस छोटी सी चीज के लिए स्ट्रेस ले रहा होता? मेरा सबसे बड़ा पछतावा क्या होता? अगर मैं इसको एक एनालॉजी दूं तो मौत का डर एक एक्सट्रीम लेवल का एग्जिस्टेंशियल फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जिंदगी एक प्रोजेक्ट की तरह मिली है जिसका डेडलाइन हमें पता नहीं। जब डेडलाइन नहीं पता तो सारा फोकस सिर्फ उन चीजों पर होना चाहिए जो सच में मैटर करती हैं। बिल्कुल। और जो सोर्सेज आज हमने देखे हैं उसमें एक ग्राउंड लेवल की केस स्टडी का जिक्र है जिसमें एक व्यक्ति अपनी डेथ एंजाइटी को सॉल्व करता है। उन्होंने बताया कि मीनिंगफुल लाइफ के 3 पिलर्स हैं। हाँ, पहला था बेसिक सर्वाइवल और इनकम। उसमें उन्होंने बड़े आइडियलिस्टिक सपनों के बजाय माइक्रो स्टेप्स पर फोकस किया, जैसे बहुत ही छोटी पेड सर्विसेज देकर पहले अपनी सर्वाइवल को सिक्योर करना ताकि दिमाग स्ट्रेस फ्री हो सके। यानी दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना, जैसे बिना किसी मतलब के लॉ या आम जिंदगी के राइट्स के बारे में लोगों को जागरूक करना ऑनलाइन। इन 3 पिलर्स का एसेंस ये था कि जब आपको क्लियर हो कि टाइम लिमिटेड है तो आप अपनी लाइफ को लंबा करने के चक्कर में पड़ने की बजाय आज के दिन को डीप बनाते हैं। उस केस स्टडी का कोर मैसेज यही है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करने से आज़ादी मिलती है। एक बहुत सटीक थॉट है इस बारे में, मौत एक सर्टेनिटी है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मौत से पहले खुद को मेंटली सफर करवाना ये 100% ऑप्शनल है। जब मेडिकल प्रोफेशनल्स डाइंग पेशेंट से बात करते हैं तो कोई ये नहीं चाहता कि मैंने ऑफिस में और टाइम क्यों नहीं बिताया। सबको यही रिग्रेट होता है कि उन्होंने उन लोगों को वक्त नहीं दिया जो उनके थे, या वो सपने पूरे नहीं किए जो उनके थे। सही बात है। तो अगर हम इस गहरी चर्चा के हर मोड़ को एक जगह समेटें तो क्लियर होता है कि बायोलॉजी के हिसाब से मौत का एक्चुअल इवेंट डरने जैसी चीज नहीं है। एक डाइंग बैटरी की तरह शरीर बिना किसी पेन के एंडोफिन्स के सपोर्ट के साथ शट डाउन होता है। बिल्कुल। और हमने साइकोलॉजी और एनडीईस के जरिए देखा कि उस आखिरी मोमेंट में शांति मिलती है, रियलिटी और हाइपर रियल हो जाती है। भले ही साइंस उस फ्लैट लाइन पर आकर फुल स्टॉप लगा दे, लेकिन कॉन्शियसनेस और पुराने वेरीफाइड केसेस अभी भी उस बाउंड्री के उस पार इशारा करते हैं। चर्चा के शुरुआती हिस्से में एक डिटेल थी जो मुझे लगता है इस पूरी कॉन्वर्सेशन का सबसे थॉट प्रोवोकिंग हिस्सा है। हमने फिजिकल शटडाउन में बात की थी कि हियरिंग यानी सुनने की एबिलिटी सबसे आखिरी सेंस है जो हमारा दिमाग बंद करता है। हाँ, ऑडिटोरी पाथवे सबसे लास्ट में जाते हैं। एग्जैक्टली। उस आखिरी वक्त तक इंसान सुन रहा होता है। तो अपने आखिरी पलों में जब आंखें बंद होंगी, आखिर ऐसे कौन से शब्द होंगे जो कोई सुनना चाहेगा? किसी का हाथ पकड़कर ये कहना कि तुमने बहुत अच्छी जिंदगी जी, या किसी का रोना, या सिर्फ एक गहरा सन्नाटा? उस आखिरी पल की आवाज उस जिंदगी पर निर्भर करती है जो आज जी जा रही है। ये विचार वाकई किसी को भी रुकाकर सोचने पे मजबूर कर देगा। मौत एक एंड नहीं बल्कि एक ऐसी अनरिटन रियलिटी है जो अगर ठीक से समझ ली जाए तो हमारे आज को पूरी तरह से बदल सकती है। सही कहा आपने। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इस पूरे प्रोसेस के डर को हटाकर एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। हम सब जो जिंदा हैं वो इस अनजान सफर पर और भी ठोस रूप से गौर कर सकते हैं। अगली ऐसी ही गहरी चर्चा तक के लिए इसी तरह अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर सवाल उठाते रहिए। जल्द मिलेंगे।